ठीक है। तो हम लोगों ने एक्चुअली मॉड्यूल 2 से मैं देखा था कि एबीएम क्या होता है, एबीएम का पर्पस क्या होता है ना। एबीएम मतलब अभी वो एक चीज, सबसे उससे पहले मैं एम्बेडमेंट डिस्कस कर लेता हूँ, एम्बेडमेंट होती क्या है। ठीक है। अब क्या है कि जब हम लोग ड्राइंग बेचते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग जाती है कस्टमर के पास, एंकर बोर्ड की ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन सबसे पहले मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट होता है। तो जब भी वो फुटिंग्स और पियर्स बनाएगा तो हमारे एंकर रोड को पहले वो एम्बेड करवाएगा, है ना, मतलब उसको पोरिंग करवाएगा और वो फिक्स करवाएगा एंकर बोर्ड को। तो एंकर बोर्ड फिक्स कैसे होते हैं कि हम लोगों ने देखे थे कि प्लांट्स में कॉलम के लोकेशन दिए रहेंगे, कॉलम की ओरिएंटेशन दी रहेगी, और हर कॉलम में आइदर, अभी क्या है कि कॉलम के सेक्शन साइजेस आइदर आपको फाउंडेशन में ही मिल जाएंगे, है ना, जहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है वहीं पे मार्कअप किया रहेगा कि ये जो पीस मार्क है, मतलब ये जो कॉलम है उसका सेक्शन साइज क्या है। हर कॉलम की सेक्शन साइज आइदर आपको फाउंडेशन प्लान में मिलेगी या फिर आपको स्पेशल शीट पे कॉलम का जितना भी, मतलब जितने भी कॉलम्स है, कॉलम्स का शेड्यूल दिया रहेगा कि कौन सी ग्रेड पे कौन सा कॉलम चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो कि कॉलम की लोकेशन दी हुई कि ग्रेड लाइन ए और 1 पे इंटरसेक्शन पे कौन सा कॉलम यूज होने वाला है। ठीक है, मतलब सेक्शन साइज उसकी क्या रहने वाली है, उसका ओरिएंटेशन क्या रहने वाला, मतलब ओरिएंटेशन नहीं, ओरिएंटेशन आपको फाउंडेशन प्लान पे पता चलेगा। वहां पे बेस्ट फिट कौन सी यूज होने वाली है, ये चीज दी रहेगी। अब क्या है कि जब आप लोग एंकर रॉड डालते हो तो अभी एंकर रॉड देखो कि बीपी5 सेटिंग है। तो जब मैं इसकी सेटिंग देखता हूँ, यहाँ पे पीस मार्क देखता हूँ बीपी5, तो मुझे क्या दिया हुआ है कि प्लेट की साइज क्या होनी चाहिए, प्लेट का ग्रेड क्या होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोगों ने हर चीज देखी थी कि जो भी मटेरियल होता है उनकी ग्रेड क्या होती है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि कितने एंकर रॉड यूज करने हैं, कौन से डाया का एंकर रॉड यूज करना है, और एम्बेड लेंथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेड लेंथ 18 इंच। करेक्ट। तो एम्बेड लेंथ 18 इंच मतलब क्या है कि वो जो एंकर रॉड है वो कंक्रीट में कितना एम्बेड होना चाहिए। अब क्या है कि डिपेंड करता है। अब देखो, जब भी हमको कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग आती है तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में दिया जाता है कि एम्बेडमेंट आप किसको कॉल आउट करोगे। अब क्या है कि एम्बेडमेंट का अगर आप मतलब थोरली मीनिंग लोगे तो एम्बेडमेंट मतलब क्या कि जो भी आप जो भी मटेरियल आप कंक्रीट में पुअर कर रहे हो वो कितना अंदर पुअर कर रहे हो, है ना, उसको हम लोग एम्बेड कहेंगे। अब क्या है कि सपोज मैं एंकर रॉड, एक बड़ा एंकर रॉड लूंगा, अगर उसका आधा पोर्शन मैंने कंक्रीट में पुअर किया और आधा पोर्शन मतलब एयर में रहने दिया, हवा में रहने दिया, तो क्या है कि जो एम्बेड मैंने कंक्रीट में किया हुआ है उसको मैं एम्बेडमेंट कहूंगा। लेकिन डिपेंड भी करता है कि कॉन्ट्रैक्ट सेट में एम्बेडमेंट लेंथ किसको कॉल आउट किया जाए। अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल 9S522। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में टिपिकल डिटेल दिया हुआ है कि एम्बेडमेंट किसको कॉल आउट करना है, प्रोजेक्शन किसको कॉल आउट करना है, तो हम लोग उस बेस से जाएंगे। अदरवाइज अगर नहीं दिया है और स्पेसिफिक लिखा है कि एम्बेडमेंट इज इक्वल टू 19 इंच लिखा हुआ है या 18 इंच लिखा है, तो हम लोग 18 इंच किसको कॉल आउट करेंगे वो भी बताता हूँ। ठीक है। अब आप देखो 9S522 में क्या लिखा हुआ है। अब ये 522 की शीट है, तो 9S में चेक करो कि 7 8। अभी 9S में सिर्फ उसने डिटेल दी हुई कि डिस्क्रिप्टिव डिटेल है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो एंकर रॉड थे वो किस वे में डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक बेसिक डिटेल दिया होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है टिपिकल एचएस कॉलम, मतलब कॉलम एचएसएस का कॉलम है तो उसकी बेसिक डिटेल कैसे जाएगी। देखो इसने एम्बेड लेंथ कहाँ पे लिखी हुई है ना, ये एक लाइन दी हुई है जिसका मीनिंग होता है आइदर वो कंक्रीट के टॉप पे रहेगा या फिर पियर के टॉप पे, है ना। ये कंक्रीट की लाइन शो करती है। अब उसके नीचे देखो उसने लेंथ कहाँ पे कॉल आउट किया है, जो रॉड है रॉड का एंड। ठीक है। अभी कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें एम्बेडमेंट लेंथ को कॉल आउट कैसे करते हैं बोलो, आइदर इस वे से, कभी कभी एम्बेडमेंट लेंथ ऐसी भी कॉल आउट की जाती है, ये जो दिख रही है आपको ऐसी। मतलब कभी कभी एम्बेडमेंट ऐसा है कि डिपेंड करता है जो डिजाइनर होता है वो एम्बेड किसको कॉल आउट करता है। मतलब आइदर वो नट के एंड को भी कॉल आउट कर सकता है, नट के टॉप को भी कॉल आउट कर सकता है, डिपेंड। लेकिन एम्बेडमेंट क्या होती है कि कंक्रीट के अंदर कितना जा रहा है वो। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट मतलब कंक्रीट के अंदर कितना जा रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी एम्बेडमेंट। ये एम्बेडमेंट लेंथ हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, ये डिजाइनर कैलकुलेट करता है डिपेंड ऑन द शियर लोड, तो जो भी लोड कॉलम्स के ऊपर आ रहे हैं, है ना, जिससे वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब वहां पे सपोर्ट कर सके, है ना, कॉलम्स को सपोर्ट कर सके इस हिसाब से। तो एम्बेड आपको समझ में आ गया एम्बेडमेंट क्या होती है। ठीक है। अब एम्बेडमेंट तो ठीक है, आपको एम्बेडमेंट दी रहेगी, लेकिन प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब क्या है देखो, कोई भी प्रोजेक्ट में आपको एम्बेडमेंट सॉरी प्रोजेक्शन भी दिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जिसमें आपको प्रोजेक्शन भी दिया रहेगा। अब यहाँ यही देख लो, इस प्रोजेक्ट का ही बात कर लेता हूँ।
यहाँ पे आपको अगर आप देखते हो एंकर रॉड का टेबल दिया हुआ है इसने, एंकर रॉड का टेबल में बोला है कि एंकर रॉड डाया अगर 3/4 का है तो बेस प्लेट में जो होल्स आएंगे वो कौन से रहेंगे। अब देखो जब भी बेस प्लेट में होल आते हैं वो आते हैं एज पर डिजाइन क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ASD 14 LRFD है ना, ASD एंड LRFD आर द डिजाइन मेथड, ठीक है। अब कौन सी डिजाइन मेथड यूज हो रही है उसके हिसाब से वो होल्स के डाया चेंज होते हैं। अब अगर ASD 9 यूज हो रहा है या फिर ASD 15, अब ASD के भी वर्जन आ रहे थे, जैसे जैसे ईयर चेंज होते रहे वैसे वैसे उनके भी वर्जन चेंज होते रहे। अब ASD 9 है, ASD 15 है, मतलब LRFD का लेटेस्ट वर्जन और LRFD का पुराना वर्जन, ठीक है। तो ये वर्जन के हिसाब से होल भी चेंज होते हैं। ASD 9 में क्या थे कि अगर 3/4 का डायर रॉड आप यूज कर रहे हो तो उसमें 5/16 का अगर इंक्रीमेंट करते हो तो आपको होल की साइज मिल जाएगी। ये क्राइटेरिया, मैं आपको एंकर रॉड का वो जो टेबल है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा। और लेटेस्ट अभी जितना भी मतलब जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उसमें अभी हम लोग वर्जन यूज करते हैं वो लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं ना। कस्टमर को एक बार पूछते हैं कि कौन सा वर्जन यूज करना है तो जनरली हम लोग ASD 14 ASD 15 यही वर्जन यूज करते हैं या फिर LRFD 15 यही यूज करते हैं। एज पर दिस वर्जन हमको जो बेस प्लेट में होल चाहिए वो कैसे चाहिए। अगर 3/4 का रॉड यूज करते हैं तो 15/16 का हम लोग उसमें होल्स देंगे, मतलब +9/16 जो भी डाया है उसमें +9/16 का होल, ठीक है। सेम इसमें देखो 2 इंच का अगर एंकर रॉड है तो 3/1/4, तो ये टेबल वेरी कर रहा है, मतलब 1 इंच तक 9/16 इंक्रीमेंट करोगे, 1 इंच के बाद वो उसका जो इंक्रीमेंट है वो 3/4 रहेगा, फिर 1 इंच के बाद 2 इंच के बाद वो 1/4 का इंक्रीमेंट रहेगा। तो ये वैल्यू आपके पास टेबल दिया रहेगा, आप रिमाइंड भी कर सकते हो या फिर टेबल रेफर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बेस प्लेट का होल दिया हुआ है ना 15/16, तो उसके बाद उसने लिखा हुआ है मिनिमम साइज क्या चाहिए, मिनिमम वॉशर थिकनेस क्या चाहिए, और यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन अबो टॉप ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है प्रोजेक्शन अबो। तो इसने मिनिमम प्रोजेक्शन देके रखा है कि मिनिमम प्रोजेक्शन कितना चाहिए 8 इंच का, और यहाँ पे लिखा है 10 इंच का। अगर 3/4 का रॉड है तो मिनिमम 8 इंच का एंगल ये चाहिए प्रोजेक्शन, और अगर 2 इंच का रॉड है तो कितना चाहिए 10 इंच का। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। आगे के डायग्राम में देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्रोजेक्शन क्या होता है, थ्रेडेड प्रोजेक्शन शेड्यूल। अगर मेरी यहाँ पे कंसिडर करो कि जो ग्राउंड थिकनेस है वो 2 इंच की है, ठीक है। उसके बाद बेस प्लेट की थिकनेस आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके रखो 2.5 इंच या फिर 3 इंच की, कितना हो गया 2 + 2 4 इंच। और मुझे और कितना मिलता है, उसने टोटल प्रोजेक्शन मिनिमम बोला था 8 इंच मिनिमम बोला था, ठीक है। अगर हम लोग जैसे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला दिया था आपको, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, थिकनेस ऑफ अ ग्राउंड प्लस थिकनेस ऑफ अ बेस प्लेट प्लस ट्वाइस द डाया ऑफ द एंकर रॉड एंड टू द नियरेस्ट ऑफ हाफ। मतलब क्या है कि जब मैं प्रोजेक्शन की लेंथ निकालूंगा तो लेंथ में फाइंड आउट कैसे करूंगा कि थिकनेस ऑफ ग्राउंड लूंगा प्लस थिकनेस ऑफ मैं बेस प्लेट लूंगा और प्लस ट्वाइस द डाया, मतलब जो भी मेरा एंकर रॉड है आइदर 3/4 होगा तो मैं ट्वाइस द डाया लूंगा, कितना हो जाता है 3/4 का ट्वाइस 1/2, तो 2 + 2 + 1/2 कितना हो गया मेरा 6/2, करेक्ट। और फिर नियरेस्ट हाफ, अगर नियरेस्ट हाफ में मेरा अभी 6.5 में ही आ रहा है और अगर एंकर रॉड की लेंथ मेरी हाफ के इंक्रीमेंट में ही आ रही तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो हाफ के इंक्रीमेंट में नहीं आ रही है, सपोज वो 7/8 आ रही है, तो नियरेस्ट हाफ कौन सा हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो मैं वैसे जाऊँ, ठीक है। अब ये 8 इंच मिनिमम बोला था, अगर मैं प्रोजेक्शन के फॉर्मूले के हिसाब से जाऊँ तो मेरी प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना आता है 63/4 आता है, लेकिन उसने मिनिमम कितना बोला है मुझे 8 इंच बोला है, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा 8 इंच बोलूंगा, ठीक है। अगर वहां पे मिनिमम प्रोजेक्शन नहीं दिया होता तो हम लोग कौन सी वैल्यू फॉलो आउट करते, हम लोग फॉलो अप करते 63/4 वही वैल्यू लेते, समझ में आई ये चीज। तो ऐसे हमको मतलब एंकर रॉड की लेंथ हमको ऐसे निकालनी पड़ती है, ये चीज सबको ध्यान रखो। जब जो भी जितने भी डिटेलर्स है या फिर जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उनको एंकर रॉड निकालना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बेसिक स्टेप्स होती है हमको एंकर रॉड डालना, मॉडल में एंकर रॉड प्लेस करना। तो एंकर रॉड हम लोग प्लेस कैसे करेंगे, एम्बेडमेंट दिया हुआ है, एम्बेडमेंट में हम लोग फिर प्रोजेक्शन की वैल्यू ऐड करेंगे और फिर एंकर रॉड हम लोग मॉडल में इनपुट करेंगे। तब तक आप लोग एंकर रॉड इनपुट नहीं कर सकते, समझ में आया। अब क्या आता है जब आप मॉडल में जाते हो, मैं आपको मॉडल में दिखाता हूँ कैसी चीज होती है। अब मॉडल में आप जब सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है कि एंकर रॉड की एम्बेडमेंट चाहिए मुझे सपोज 18 इंच, आप कंसिडर करो कि ये 18 इंच है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है नीचे वाला ये 18 इंच का 18 इंच का। फिर मुझे पता है कि 2 इंच का मेरा ग्राउट आने वाला है। अब क्या है कि हर जगह पे आपकी बेस प्लेट चेंज होती रहेगी। अब ये भी ध्यान दो कि जब हम लोग एंकर रॉड डालते हैं तो एंकर रॉड की लेंथ हम लोग ट्राई करते हैं कि कंबाइन रखें। अब क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट में जो बेस प्लेट की थिकनेस रहेगी वो 1/2 इंच से लेके 3/4 1 इंच, कई कई जगह पे 1.5 इंच की मिल सकती है, कई जगह पे 1/3 मिल सकती है, वेरी हो सकती है, करेक्ट। अब अगर एंकर रॉड की मतलब बेस प्लेट की थिकनेस अगर वेरी हो रही होगी
तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन की वैल्यू वेरी होती रहेगी। अब एम्बेडमेंट हर जगह पे मैक्सिमम टाइम पे एम्बेडमेंट कॉमन रहता है कि जैसे आपको दिया हुआ है कि 3/4 का एंकर रॉड यूज हो रहा है तो 18 इंच एम्बेडमेंट रखो, 2 इंच का हो रहा है तो 20 इंच रखो। एम्बेडमेंट की वैल्यू तो फिक्स कर देगा, लेकिन प्रोजेक्शन की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, है ना, एज पर बेस्टेड थिकनेस या फिर जो भी है, एज पर डाया। अब अगर बेस्टेड मेरी हाफ इंच से लेके, सपोज कोई कोई जगह पे हाफ इंच यूज हो रही है, कई जगह पे 3/4 हो रही है, कई जगह पे 1 और कई जगह पे 1/2 हो रही है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर 1/4 का इधर उधर हो रहा है तो मैं ट्राई करूंगा कि एंकर रॉड लेंथ में कॉमन रखूं, है ना, हाफ इंच की बेस्टेड के लिए भी और 1 इंच की बेस्टेड के लिए, क्योंकि हाफ इंच का ही डिफरेंस है। तो इससे क्या हो जाएगा कि उसको जो मटेरियल ऑर्डर करेगा वो कॉमन रहे। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूंगा कि ये 2 इंच का मेरा ग्राउट है ना, उसके बाद हाफ इंच की मेरी या फिर 3/4 की मेरी क्या है, बेस प्लेट है, करेक्ट। और उसके बाद मुझे पता है ट्वाइस द डाया। अब ट्वाइस द डाया मतलब कितना हो गया मेरा, सपोज ये मेरी 3/4 का एंकर रॉड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ये 2 होगी। मैं वैल्यू दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे ये मेरा 2, ये मेरी 18 इंच की एम्बेडमेंट कंसिडर करो। उसके बाद आइदर आपकी हाफ इंच की प्लेट थिकनेस हो सकती है या फिर आपकी 1 इंच की हो सकती है, ठीक है। अब जब हम लोग एंकर रॉड को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 18 प्लस 2, पहले प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3/4 का एंकर रॉड है मेरा, कि मेरा अगर 3/4 का एंकर रॉड है तो ट्वाइस द डाया कितना हो गया, ट्वाइस द डाया हो जाता है मेरा 1/2, करेक्ट। अब जब मैं प्रोजेक्शन कैलकुलेट करूंगा तो देखो कितना है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1/2 कितना, 4/2, 4/2 हो गया। अभी 4/2 मेरा हो गया प्रोजेक्शन वैल्यू, और प्लस 18 इंच करूंगा तो कितना हो जाता है, 22/2। अब ये 22/2 क्या आया, हाफ इंच के इंक्रीमेंट में आया, तो इसलिए मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। अगर मेरा 3/4 की भी बेस्टेड होती तो कितनी वैल्यू आती है, 22 3/4 आती। अब 22 1/2 के अलग उसके लिए अलग एंकर रॉड डालू, 22 3/4 के लिए अलग एंकर रॉड डालू, ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, कॉमन एंकर रॉड ले लूंगा दोनों के लिए, कौन सा लूंगा, 23 इंच का ले लूंगा, है ना, क्योंकि जो 22 1/2 है उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उसको 23 इंच कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, जब एंकर रॉड को हम लोग रिटेल करेंगे तो उसके लिए एक ही पीस मार्क आएगा, 2 पीस मार्क नहीं आएंगे, समझ में आया, हाफ इंच का उतना डिफरेंस चलता है। तो ये हो जाएगी मेरी क्या, एंकर रॉड की लेंथ, 23 इंच मेरे एंकर रॉड की लेंथ हो जाएगी, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 2 + 1 3, सॉरी 2 + 1 3 और प्लस 1/2, ये आई मेरी 4.5 इंच प्रोजेक्शन वैल्यू। अगर आपके प्रोजेक्ट में मिनिमम प्रोजेक्शन वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप लोग क्या फॉलो करोगे, 4.5 इंच यही फॉलो करोगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या दिया हुआ था, मिनिमम जो प्रोजेक्शन चाहिए वो 8 इंच चाहिए, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 8 इंच लूंगा, समझ में आया। जो आपको मिनिमम वैल्यू दी हुई है वो आप लो। चीज समझ में आई प्रोजेक्शन की, क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन समझ में आई सबको, प्रोजेक्शन होता क्या है, एम्बेडमेंट होती क्या है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंकर रॉड एम्बेडमेंट थ्योरी की सारी चीजें। तो आपको समझ में आया कहाँ से आपको लेना है क्या है। जैसे कॉलम शेड्यूल दिया हुआ था, कॉलम शेड्यूल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, ओरिएंटेशन आपको फाउंडेशन प्लान में समझ में आएगा, ठीक है। अब इरेक्शन ड्राइंग हम लोग मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इरेक्शन ड्राइंग क्या होती है। अब क्या है कि जैसे आप लोगों ने प्लान देखे, जब कंसिडर करो, अब ये देखो आपको जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग आती है तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में देखो क्या चीज दी जाती है, आपको ओरिएंटेशन दी जाएगी, फिर बीम्स की लाइन, कॉलम्स की लाइन दी जाएगी, और उसके ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ सेक्शन साइज दिया रहेगा। अब क्या होता है, जब आप इसकी 2D ड्राइंग रिप्रेजेंट करते हो, 2D ड्राइंग जब आप भेजते हो तो उसके लिए आप एक कॉमन पीस मार्क रखते हैं, पीस मार्किंग देते हैं हम लोग। पीस मार्किंग क्यों देते हैं, उसका नाम देते हैं, क्योंकि जब तक उसको नाम नहीं देंगे फैब्रिकेटर को समझ में नहीं आएगा कि ये पीस कौन सा है ना। और इरेक्शन ड्राइंग क्या होती है कि जो भी आप उसको भेज रहे हो वो फील्ड पे कैसे लगने वाली है, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे लगने वाली है, ये चीज उसको कहाँ से समझ में आएगी, पीस मार्किंग से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख, अब यहाँ पे जितने भी दिए हुए सेक्शन मार्क्स दिए हुए, ये चीज दिख रही है आपको, इरेक्शन ड्राइंग दिख रही है नहीं वाली, है ना। अभी इरेक्शन ड्राइंग देखो, इरेक्शन ड्राइंग होती क्या है,
अब क्या है कि 2D आप जितने भी मेंबर थे उनकी 2D ड्राइंग आप शॉप में भेजते हो, ठीक है। शॉप में क्या करता है, जो आयरन मैन है वो क्या करेगा, उसको आयरन वर्कर उसको जो भी आपने डिटेल दिया हुआ है उसके हिसाब से उसको फैब्रिकेट करेगा। अब जितने भी पीसेस उसने फैब्रिकेट करके उसको क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो फील्ड में आके पड़ जाएगी, है ना, वहां पे रखी रहेगी। अब जब इरेक्टर आता है, इरेक्टर क्या करता है, हर पीस को उठा के उसकी जगह पे रखना है, उसकी प्रॉपर लोकेशन पे रखना है। अब उसको लोकेशन कैसे पता चलेगी, हम लोग पीस मार्किंग देते हैं। जैसे ये देखो, ये मेंबर है W12/29, ग्रिड लाइन 12 पे लग रहा है, बिटवीन ग्रिड लाइन J एंड L, है ना। अब इसमें देखो हम लोगों ने पीस मार्क दिया है 137G। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है वो सीक्वेंसिंग में बांट दिया जाता है ना, सीक्वेंसिंग प्लान आता है आपको। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें सीक्वेंसिंग बढ़ जाएगी कि सीक्वेंस 1 से लेके उसको सीक्वेंस 5 चाहिए, है ना। जो भी सीक्वेंसिंग है आपको कस्टमर की तरफ से आएगी। अब देखो ये जो थी है सीक्वेंस 1 की, तो सीक्वेंस 1 में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो जो नंबरिंग थी हमने 100 से स्टार्ट की। अब 100 से जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो कैसे पीस मार्किंग आते हैं। पीस मार्किंग कैसा होता है कि डिटेलर का काम होता है, डिटेलर जो भी डिटेलर है वो क्या करता है, एक एंड से पीस को उठाना चालू करता है और शीट पे लोड करना चालू करता है ना। अब मैं आपको डिटेल शीट दिखा देता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलो हम लोग डिटेल शीट पे जाते हैं। जैसे देखो ये टाइप की डिटेल शीट होती है आपकी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग जब मेंबर इनपुट करते हो, मेंबर्स पे जब कनेक्शन हो जाते हैं तो फाइनल जब डिटेलिंग जाती है इस टाइप की डिटेलिंग जाती है। ये जो शीट्स रहेंगी इनको हम लोग कहेंगे डिटेल शीट। अब डिटेल शीट कितनी होती है ना, डिटेल शीट के 2-3 टाइप होते हैं, मतलब उसकी साइज के हिसाब से होता है ना। जैसे कि 24/36 की शीट है, ठीक है। तो उस शीट पे कुछ कुछ पीसेस डाले हुए, जैसे ये देखो ये मेंबर डाला हुआ है, इसका पीस मार्क है 515B1, है ना, ये पीसेस डाले हुए। तो ये पीसेस क्या, ये रहता है बिल ऑफ मटेरियल, बॉम्ब। हमने कहा था कि बॉम्ब देखो ये, है ना, राइट साइड में आपको बॉम्ब दिख रहा है, टाइटल ब्लॉक दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ पे डिटेल शीट दिख रही है। तो ये डिटेल शीट क्या होती है कि ये जाती है शॉप में फैब्रिकेशन के लिए। अब जब हम लोग मॉडल में सबसे पहले क्या कर देंगे, एंकर बोल्ट डाल देंगे, मेंबर इनपुट कर देंगे, एबीएम रिपोर्ट जनरेट कर देंगे, एबीएम रिपोर्ट भेज देंगे। अब क्या है कि जब सीक्वेंसिंग आ जाएगी तो सीक्वेंसिंग के हिसाब से मेंबर्स को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जब आपका फाइनल कनेक्शन हो जाएंगे, फाइनल कनेक्शन के बाद सपोज अपनी ईओआर को ड्राइंग भेज दी, ईओआर की तरफ से ड्राइंग आ गई और आप उसको फैब्रिकेशन में भेजो, ये सारी प्रोसेस होगी। जब आप ड्राइंग्स को भेजते हो तो ड्राइंग मतलब क्या है, अभी आपके पास जब डिटेल शीट रहेंगी तो हम लोग इसको मॉडल में इनपुट कैसे करेंगे, है ना। अब क्या होता है कि ये कंसिडर करो, ये आपका एक जॉब है, इतना एक जॉब है, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, आपको जब सीक्वेंसिंग प्लान आया तो सीक्वेंसिंग प्लान में देखो उसने डिवाइड करके दिया कि उसको ये जो सीक्वेंस है ऐसे ऐसे 3 सीक्वेंसेस चाहिए। उसने कहा कि ये जो पहली सीक्वेंस रहेगी इसको उसको सीक्वेंस नंबर 1 चाहिए, ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर 2 चाहिए, ये सीक्वेंस नंबर 3 चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंसिंग प्लान आपको आया। अब क्या है कि सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सीक्वेंस 1 हम लोग मॉडल में कनेक्शन करना चालू करेंगे, सीक्वेंस 1 के पूरे कनेक्शन कर देंगे। अब सीक्वेंस 1 के कनेक्शन मॉडलर ने काम कर दिया, मतलब जो 3D मॉडल में काम कर रहा है वो 3D मॉडल में उसने कनेक्शन वगैरह सब कर दिया। अब दूसरा काम होता है डिटेलर। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि एक होता है मॉडलर, एक होता है डिटेलर, एक होता है इरेक्टर। मॉडलर का काम होता है 3D मॉडल में काम करना, मतलब 3D मॉडल में वो इनपुट करेगा मॉडल्स को, फिर उसके बाद कनेक्शन आएंगे तो कनेक्शन करेगा। फिर डिटेलर का काम क्या होता है, जो भी मॉडल में जितने भी मेंबर्स इनपुट किए उसमें से हर पीस को उठाना, उसकी डिटेलिंग करना। डिटेलिंग मतलब सारी चीजों को डायमेंशन देना, है ना। जैसे हम लोगों ने ड्राइंग्स देखी उसमें देखो डायमेंशन दिए हुए थे, क्लिप एंगल्स के पीस मार्क लगे हुए थे, माइनर मार्क्स, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें लोकेट करना वो काम होता है डिटेलर का। अब डिटेलर का वो काम होने के बाद क्या, वो डिटेल कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, जैसे मैंने आपको डिटेल शीट बताई कि 24/36 की डिटेल शीट थी, फिर 18 बाय मतलब 11/18 की भी डिटेल शीट होती है, छोटी साइज की डिटेल शीट, बड़ी साइज की। तो क्या है कि हर पीस को वो उस डिटेल शीट में प्लेस करेगा। अब प्लेस करने के 3 तरीके होते हैं। कोई कोई कस्टमर को एक शीट पे एक ही डिटेल चाहिए, मतलब एक मेंबर एक ही शीट पे चाहिए। कोई के कस्टमर को एक शीट पे नंबर ऑफ डिटेल भी चल सकती है, मतलब जितनी डिटेल्स उस शीट में आ सकती है, ठीक है, समझ में आ। तो जब हम लोग शीट में उसको लोड करते हैं, अब क्या है कि आप सोचो कि एक ब्लाइंक पेज है और ब्लाइंक पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चीज उठा के डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है। सपोज एक ब्लाइंक रूम है और हर रूम में सपोज बाहर 10 बंदे खड़े हुए, ठीक है, और आपके पास 3 रूम अवेलेबल है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले 3 बंदों को पहले रूम में डालोगे, दूसरे बचे वाले 3 बंदों को दूसरे शीट पे डालोगे, है ना, और बचे वाले जो 4 बंदे रहेंगे उसको तीसरे शीट पे डालोगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग सीक्वेंस वाइज जाए। सीक्वेंस वाइज मतलब
कि अगर 10 बंदे लाइन में खड़े हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 बंदों को उठाएंगे और पहले नंबर पे डालेंगे पहले रूम में, फिर बचे वाले जो 4 से लेके 6 है उनको उठाएंगे और फिर हम लोग डालेंगे। तो सेम सेम चीज जब हम लोग शीट को ऑटो लोड करते हैं या फिर शीट को लोड करते हैं, शीट लोडिंग, ठीक है, शीट लोडिंग ये टर्म है। तो शीट लोड मतलब क्या है कि मैं ट्राई करूंगा कि अगर मेरा क्रेन की लोकेशन इस साइड में दी हुई है ना, आपको क्रेन की लोकेशन दी जाती है जब सीक्वेंस प्लान आता है, तो क्रेन की लोकेशन आपको दी जाती है। सपोज क्रेन की लोकेशन यहाँ पे उसने दी हुई है, तो क्रेन की लोकेशन के हिसाब से क्या करता है, इरेक्शन करना चालू करता है। जब इरेक्टर के पास आपकी इरेक्शन शीट जाती है तो क्या करता है, आपकी ड्रॉइंग्स को देखता है और उस हिसाब से पीसेस को उठाना चालू करता है और फिर प्लेस करना चालू करता है फील्ड पे। तो आपको क्या करना होता है कि जब आपको इरेक्शन ये क्रेन की लोकेशन दी हुई है तो आप लोग करोगे क्या कि सपोज ये है, तो मेरी अगर सीक्वेंस 1 ये हो जाती है, अगर ये मेरी सीक्वेंस 1 है, ये अगर सीक्वेंस 2 है और सीक्वेंस 3 है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सीक्वेंस 1 को इरेज करना चालू करूंगा। तो डिटेलर का काम होता है कि जब वो शीट लोड करेगा तो शीट के कहां किस पॉइंट से उसको स्टार्ट करना है शीट लोडिंग के लिए और किस पॉइंट पे एंड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो आपको दिख रहा है मेरी क्रेन की लोकेशन अगर ये है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये जो पीस है सबसे पहले ये पीस को मैं शीट पे डालू, फिर ये पीस को डालू। मैं ट्राई करता हूँ लेफ्ट से लेके राइट डायरेक्शन में जाना, ठीक है, या फिर बॉटम से टॉप जाना। मतलब ट्राई करता हूँ कि उधर साइड से आऊँ, है ना, टॉप से बॉटम में जाऊँ या फिर राइट लेफ्ट से राइट में जाऊँ। तो देखो मैं सबसे पहले इस पीस को शीट पे डालूंगा 24/36, फिर मैं इस शीट को डालूंगा, फिर ये बीम्स को डालूंगा, इस बीम को डालूंगा, है ना। अब ये मेरी एक सीक्वेंस हो गई, ये जो भी आपको चीज दिख रही है ये आपकी एक सीक्वेंस हो गई, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब जब शीट लोड करना चालू करता हूँ तो शीट लोडिंग में भी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले उस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ बिम्स है उन बिम्स को मैं पहले शीट में इनपुट करूंगा। सपोज मेरी शीट नंबरिंग चालू होती है शीट 100, तो सबसे पहले मैं 100 शीट बनाऊंगा, 100 नंबर की शीट। उसमें मेरे अगर सपोज 3 मेंबर्स आ सकते हैं तो मैं पहले 3 मेंबर उसमें डालूंगा, ठीक है, ऊपर के 3 बिम्स मैंने डाल दिए। फिर 101 नंबर की शीट बनाऊंगा, फिर दूसरे बिम्स डालूंगा, फिर ऐसे कंटिन्यूस नंबर में चालू रहेगी 102, 103, 104। फिर सपोज मेरे उस सीक्वेंस के सारे बिम्स एंड हो गए, मतलब सारे बिम्स को मैंने शीट में लोड कर दिया। सपोज 111 नंबर की शीट है जहाँ पे मेरे बिम्स खत्म हो जाते हैं, है ना। तो मेरे 112 नंबर की शीट पे क्या आएंगी, सपोज ब्रेसेस है तो ब्रेसेस आएंगे। तो ऐसे नंबर मतलब उस सीक्वेंस की ब्रेसेस आएंगे, ठीक है। फिर सपोज ब्रेसेस खत्म हो गई तो मेरे मिसलेनियस कुछ है तो मिसलेनियस आएंगे। फिर सपोज वो सीक्वेंसिंग लोड हो, फिर मैं सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस में जाऊंगा। अब ये 100 नंबर की, ये चीज समझ में आई आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो शीट लोडिंग में भी क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहले आप कॉलम्स को इनपुट करोगे, फिर उसके बाद बिम्स को इनपुट करोगे और उसके बाद फिर वर्टिकल ब्रेसेस, हॉरिजॉन्टल ब्रेसेस और मिसलेनियस। ये आपका क्राइटेरिया होता है शीट लोडिंग के लिए। तो जो 100 सपोज 100 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे कॉलम्स आ जाएंगे, उस सीक्वेंस में कितने कॉलम आ रहे हैं वो सारे कॉलम्स मेरे नंबर ऑफ शिफ्ट में आएंगे। सपोज 105 पे मेरे कॉलम्स खत्म हो रहे हैं, 106 से मेरे बिम की शिफ्ट चालू होगी, फिर 130 पे मेरी बिम्स खत्म हो रही है तो 131 से मेरी वर्टिकल ब्रेस है। तो इस नंबर से मैं शीट लोडिंग करना चालू करूंगा। शीट लोडिंग के लिए भी मैंने क्या कहा, मैं लेफ्ट से लेके राइट में जाता हूँ या फिर टॉप से बॉटम में, मतलब सीक्वेंस वाइज जाता हूँ, समझ में आया। तो यहाँ पे मेरी सपोज सीक्वेंस खत्म होगी तो मैं सीक्वेंस 2 पे जाऊंगा, फिर मैं लेफ्ट से लेके राइट तक उनको शीट लोडिंग करना स्टार्ट करूंगा। सेम चीज मैं सीक्वेंस 3 में जाऊंगा, वैसे सबसे पहले कॉलम डालूंगा, फिर बिम्स डालूंगा, फिर वर्टिकल ब्रेसेस, हॉरिजॉन्टल ब्रेसेस, इस तरह। अब ये देखो ये सारी मैंने डाल दी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, सिर्फ सेक्शन साइज दिख रहे थे, है ना। अब मैं आपको इरेक्शन ड्राइंग दिखाता हूँ, इरेक्शन ड्राइंग में क्या चीज दिखेगी। जब आप इरेक्शन, अब क्या है, डिटेलर ने उसका काम कर दिया, डिटेलर ने क्या किया, शीट में लोड कर दिया, उसको रिनेमिंग कर दिया, है ना। जैसे आप लोग ये डिटेल शीट देखो, ये डिटेल शीट दी थी, है ना। ये डिटेल शीट में आप देख सकते हो कि ये 500 नंबर की कौन सी है, ये शीट नंबर थी मेरी। देखो ये शीट नंबर क्या थी, ये 515 नंबर की शीट है। टाइटल ब्लॉक देखो, टाइटल ब्लॉक में क्या होता है कि कस्टमर का नेम रहेगा, फिर कस्टमर का नेम हो गया, जॉब का नेम हो गया। मैंने आपको बताया था कि क्लीनिंग मेथड, उस पीसेस के लिए क्लीनिंग मेथड कौन सी यूज होने वाली है, पेंट कौन सा यूज होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके टाइटल ब्लॉक में रहेगी। फिर क्या किया डिटेलर ने, पहला पीस डाला, दूसरा पीस डाला, तीसरा पीस डाला, फिर उसके बाद उसने उनको नेम कर दिया, मतलब उसको नाम दे दिया। जब आप पीसेस को डालोगे तो सबसे पहले वो पीसेस अंडरस्कोर में रहते हैं, मतलब उनको सिस्टम मार्क रहता है, कुछ B_123, B_124 ऐसे। लेकिन अंडरस्कोरिंग मार्क हम लोग नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, उनको रिनेमिंग करते हैं।
सीक्वेंस वाइज। तो देखो उसने क्या रिनेम किया, 515 B1, 515 B2, 515 B3, है ना। फिर सपोज नेक्स्ट शीट में जाएंगे तो 516 B1 B2, अगर शीट में एक ही पीस मांगे तो क्या रहेगा, 515 B1। समझ में आया? ऐसे इस तरह से रिनेमिंग होती है। हर कस्टमर के लिए रिनेमिंग का स्टैंडर्ड अलग होता है। कोई कस्टमर बोलता है कि उसको रिनेमिंग कैसी चाहिए, अगर बीम है तो सबसे पहले बी मार्क दो और फिर 1000, 1001, 1002 ऐसे। और कोई कोई कस्टमर होते हैं जिनको पहले शीट नंबर चाहिए होती है और फिर बीम का नंबर चाहिए था, जैसे 515 फिर B1 B2 ऐसे। समझ में आया? ये कस्टमर के हिसाब से होता है। आपको स्टैंडर्ड जॉब स्टैंडर्ड आएंगे, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो ये शीट जब रिनेमिंग हो जाती है तो जब इरेक्टर का काम, अभी डिटेलर का काम खत्म हुआ, इरेक्टर का काम, अब ये क्या रहता है, इरेक्शन जब भी रिनेमिंग होती है तो ये किस्मत आपको इरेक्शन शीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको इरेक्शन शीट दिखाता हूँ। ये देखो इरेक्शन शीट है। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोग उनको रिनेमिंग करते हैं या फिर शीट में इनपुट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि रिनेमिंग कैसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 137 B1, फिर देखो 137 B2, मतलब हम लोगों ने लेफ्ट से लेकर चालू किया, राइट से कंटिन्यू करना चालू किया, तो 137 B, है ना। फिर जाओगे ये 135, ये 135 B2, 135 B3, देखो ये 132, मतलब उसने क्या किया, जब भी रिनेमिंग करना चालू किया है तो नीचे से रिनेमिंग चालू किया है। 126, मतलब उसका क्रेन की डायरेक्शन कहाँ से होगी, क्रेन की लोकेशन इस साइड में होगी और फिर यहाँ से उसने चालू किया 126 B1, 126 B2, है ना। ये सारे, है ना, नीचे से लेके मतलब बॉटम से लेके टॉप तक जाना चालू हुआ। अब इरेक्शन ड्राइंग्स में चीजें कैसी होती है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस लाइन दिख रही है और उसके लेफ्ट साइड में उसका पीस मार्क दिख रहा है। जो भी पीस मार्क डिटेलर ने रिनेम किया था वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हुआ प्लान से। अब जब आप लोगों ने स्ट्रक्चरल प्लान देखे तो उसमें सिर्फ आपको सेक्शन साइज दिखते, लेकिन हम लोग यहाँ पे पीस मार्क भी देते हैं। सेक्शन साइज आपकी राइट साइड में हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, पीस मार्क को लेफ्ट साइड में। ये जो दिख रहा है ये स्टड काउंट है, अगर कुछ इलेवेशन आते हैं या फिर स्टड काउंट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसको सेंटर में पॉइंट आउट करेंगे। इस तरह से हम लोग उनको इरेक्शंस में दिखाते हैं। देखो हर जगह पे आप लेफ्ट में देखोगे, राइट में उसका सेक्शन साइज, और अगर वर्टिकल है तो कैसे लिखा जाता है, बॉटम में सेक्शन साइज, टॉप में, सॉरी, बॉटम में पीस मार्क और टॉप में सेक्शन साइज। तो इस तरह से हम लोग उनको प्लेस करते हैं। समझ में आई? इरेक्शन प्लान कैसे रहता है, इरेक्शन प्लान में कैसे पॉइंट आउट देता है। अब ये जो इरेक्शन ड्राइंग जाती है ना, ये इरेक्शन ड्राइंग जाएगी जो इरेक्टर रहेगा या फिर जो भी सुपरवाइजर रहेगा फील्ड में, और वो क्या करेगा, जब उसके पास वहां पे मटेरियल अवेलेबल रहेगा फील्ड पे, अब अपनी ड्राइंग चेक करेगा। वो चेक करेगा कि ग्रिड लाइन J और 1 पे कौन सा कॉलम आ रहा है, वो चेक करेगा कि 100 C1, फिर 100 C1 अगर उसके फील्ड में आया हुआ है वो 100 C1 को उठाएगा और उस जगह पे रख देगा या फिर उसको इंस्टॉल कर देगा। फिर सेम तरीके से ग्रिड लाइन L और 1 में कौन सा कॉलम है वो चेक करेगा, 101 C1 है, वो उसको उठाएगा, इरेक्ट कर देगा। अभी दोनों कॉलम इरेक्ट हो गए। उसके बाद वो चेक करेगा कि इन दोनों के बीच में ग्रिड लाइन 1 पे कौन सा पीस मार्क है, वो चेक करेगा कि 126 B1। तो 126 B1 वो चेक करेगा कि उसके पास अवेलेबल है कि नहीं फील्ड पे, वो लाएगा, उसको उठाएगा और वो इरेक्ट कर देगा। समझ में आया? मतलब वो हमारी जो इरेक्शन ड्राइंग है उसको पास रहती है और अपनी इरेक्शन ड्राइंग को रेफर करके वो फील्ड पे इंस्टॉल करना चालू करता है। ठीक है, इसलिए आपकी इरेक्शन ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इरेक्शन ड्राइंग में आप लोगों ने पीस मार्क कहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो वो चेक करता है कि पीस मार्क अगर आपका लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब है कि ये उसकी लेफ्ट साइड होगी, अगर सेक्शन साइज राइट में है तो इसका मीनिंग हो जाता है कि ये राइट साइड होगी। जो मेंबर्स है उनके साइड्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके एंड भी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट एंड कौन सा है, राइट एंड कौन सा है, ये चीज उसको कैसे पता चलती है कि आपने पीस मार्क कहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, इसके हिसाब से उसको समझ में आता है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको क्वेश्चन आया होगा कि उसको पता कैसे चलता है कि जो भी मटेरियल है वो कौन सा है, मतलब उसका पीस मार्क कौन सा है। तो जब हम लोग उसको 2D ड्राइंग, जब फैब्रिकेशन शॉप में हम लोग 2D ड्राइंग भेजते हैं, हम लोगों ने जैसे मैं आपको दिखाया 515 वाली शीट दिखाई, जब ये शीट शॉप में जाती है तो शॉप वाला क्या करता है, उस मेंबर को वो फैब्रिकेट कर लेगा। उसके बाद फैब्रिकेट होने के बाद क्या करेगा, वो मार्कर से या फिर कोई भी जो राइटिंग मेथड है उसके पास, उससे वो उस पीस से या उस आयरन पीस से उसका नंबर डाल देगा, सेक्शन नंबर डाल देगा, मतलब पीस मार्क नंबर डाल देगा 515 D1। ये 515 D1 जब ट्रांसफर होगी तो फील्ड में वो नंबर वहीं पे अवेलेबल रहेगा। तो जब इरेक्टर आपकी ड्राइंग चेक करेगा तो उसको वो पीस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है जो उसने पॉइंट आउट किया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अब जब भी फैब्रिकेशन शॉप वाला पीस को एंड मतलब
सपोज बीम उसके पास गया हुआ है, तो जब बीम पे वो पीस मार्क डालता है, मार्कर से नोट डाउन करता है, तो वो नोट डाउन कहाँ पे करेगा, लेफ्ट हैंड में ही नोट डाउन करता है। समझ में आया कि 126B1 का लेफ्ट हैंड पे ही वो पीस मार्क को वहां पे पॉइंट आउट करेगा मार्कर से। तो इरेक्टर को पता रहेगा कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, और आपकी ड्राइंग से उसको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे पीस मार्क दिया हुआ है वो उसकी लेफ्ट हैंड होगी, और जहाँ पे सेक्शन साइज है वो उसकी राइट हैंड होगी। अब ये होगी हॉरिजॉन्टल में। अगर वर्टिकल में कोई पीस आता है तो जो बॉटम में हम लोग उसको पीस मार्क देते हैं और टॉप में उसके सेक्शन साइज। चीज समझ में आई? लेफ्ट और हम लोग कैसे जाते हैं, लेफ्ट से लेके राइट और बॉटम से लेके टॉप। जब आप लोग मेंबर इनपुट भी करते हो, तो मेंबर इनपुट करते टाइम आप लोग जब मेंबर इनपुट मैं बताता हूँ, जब मॉडल में हम लोग मेंबर इनपुट करते हैं, ग्रिड लाइन डालने के बाद आपके पास काम क्या होता है कि मेंबर को इनपुट करना। जब आप लोग मेंबर को इनपुट करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट में क्या सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट का पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, और लेफ्ट से लेके फिर राइट पे मैं उसको क्लिक करता हूँ। मेरा मेंबर इनपुट ऐसा होता है। और जब मैं अगर वर्टिकल मेंबर को प्लेस करता हूँ, तो वर्टिकल मतलब प्लान की बात कर रहा हूँ, जैसे ठीक है, अभी ये प्लान है मेरा, अभी प्लान में मेरी ये हॉरिजॉन्टल साइड होगी, ये वर्टिकल साइड होगी, है ना। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल मेंबर को इनपुट करता हूँ, तो सबसे पहले मेरा पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे खत्म करता हूँ, लेफ्ट से लेकर राइट। और जब मैं वर्टिकल प्लेस करता हूँ, तो बॉटम से लेकर टॉप। इसी वे से मैं मॉडल में इनपुट करूंगा मेंबर को, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। हम लोग ऐसे कभी नहीं करते। जब आपको सपोज नया मेंबर आप 3D मॉडल में इनपुट कर रहे हो, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि पहले राइट का पॉइंट सिलेक्ट करोगे और फिर लेफ्ट में क्लिक करोगे, कभी भी नहीं। या फिर टॉप का पॉइंट सिलेक्ट करोगे और लेफ्ट में, क्योंकि जब भी लेफ्ट हैंड मतलब कैसा होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली ये कर लेता है, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन अडॉप्ट करता है। वो क्या करता है कि आप लोग मेंबर को अगर इनपुट करते हो किसी भी वे में, तो जो उसका लेफ्ट साइड रहेगा उसी को वर्क पॉइंट कंसिडर करेगा, और जो उसका बॉटम साइड है उसी को वर्क पॉइंट कंसिडर करता है। क्योंकि मॉडल में सेटिंग होती है ना, सॉफ्टवेयर में सेटिंग होती है कि जो वर्क पॉइंट की डायरेक्शन रहेगी वो कौन सी कंसिडर करना है ना। लेफ्ट साइड और बॉटम साइड, ये डायरेक्शन होती है वर्क पॉइंट सिलेक्ट करने की। आप लोगों ने देखो आपको, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी डिटेल शीट हो गई, तो यहाँ पे देखो ये वर्क पॉइंट आया हुआ है ना, ये जो चीज है ये वर्क पॉइंट है। तो ये वर्क पॉइंट डिसाइड कैसे हुआ? ये वर्क पॉइंट डिसाइड होता है कि आप लोगों ने मेंबर कैसे इनपुट किया। सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, मतलब सिस्टम में सेटिंग होती है कि जब मतलब स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड है वो उसका वर्क पॉइंट रहेगा, या फिर बॉटम साइड है वो उसका वर्क पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो जब आप लोग मेंबर इनपुट करते हो, तो मेंबर इनपुट करते टाइम हम लोग कैसे, मैंने आपको क्या बताया, जैसे अभी देखो ये मेरी ग्रिड लाइन है, ठीक है, ये ग्रिड लाइन कंसिडर करो। अब आप लोगों ने यहाँ पे कॉलम डाल दिया, यहाँ पे आप लोगों ने कॉलम डाल दिया। अब इन दोनों के बीच में मेरा ये 4 कॉलम थे, ठीक है, आप लोगों ने चारों कॉलम डाल दिए। अब मुझे पहला बीम इनपुट करना है, तो बीम इनपुट करते टाइम मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और फिर राइट में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में सिलेक्ट करूंगा, राइट में जाऊंगा। जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं बॉटम में सिलेक्ट करूंगा और टॉप में जाऊंगा। तो सिस्टम जब असाइन करता है लेफ्ट हैंड व्यू, तो लेफ्ट हैंड व्यू किसको असाइन करता है, वो लेफ्ट इसको, मतलब लेफ्ट साइड को। या फिर बॉटम में जब सिलेक्ट करता है तो किसको करता है, बॉटम साइड। समझ में आया, है ना। आपको और ज्यादा क्लियर होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब आप मॉडल में काम करोगे तो ये चीज आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड होगी, क्योंकि जब आप मॉडल पे ये पॉइंटर लेके जाओगे, जैसे पॉइंटर लेके जाते हो, तो ऑटोमेटिकली उस पे ना एक हाईलाइट पॉइंट होता है। हाईलाइट पॉइंट कौन सा होता है, वर्क पॉइंट हाईलाइट हो जाता है, कौन सा उसका वर्क पॉइंट है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इनपुट मेथड बता रहा हूँ कि जब भी आप मॉडल में 3D मॉडल में मेंबर्स को इनपुट करना चालू करोगे, तो मेंबर इनपुट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं सबसे पहले लेफ्ट वाली पॉइंट सिलेक्ट करूँ और फिर राइट में जाकर उसको एंड करूँ, फिर बॉटम वाली पॉइंट सिलेक्ट करूँ उसको और टॉप में उसको एंड करूँ, ऐसी चीज, ठीक है। पर आपने तो वो ये क्या कहा कि सेक्शन साइज हमेशा लेफ्ट साइड में डिनोट करते हैं क्या? जैसे वहां पे करेक्ट, W, इरेक्शन मैं आपको दिखा, हाँ बोलो। जैसे इसके पहले वाली ड्राइंग में वो जो W14/22 है, हाँ तो वो हमेशा उस कॉलम के लेफ्ट में ही रहेगा डिनोट करते हाँ वक्त, करेक्ट, वो हम लोग लेफ्ट में ही डिनोट करेंगे, और लेफ्ट में। या वो फिर जो W10/68 है वो हमेशा राइट में रहेगा। 10/68 नहीं, ये तीसरा हो गया। ये जो 10/68 है ये एक्चुअली कॉलम का सेक्शन साइज है। अब देखो कॉलम की, अब क्या होती है प्लान्स में, अगर आप देखते हो तो प्लान्स में आपको सिर्फ एंड व्यू दिखा देता है कॉलम का। आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, करेक्ट, ये आई दिख रहा है ना। तो जब इसका आई दिख रहा है तो इसका पीस मार्क
और सेक्शन साइज कैसे डिनोट करेंगे, ये देखो 45 डिग्री में लाइन दी और उसके ऊपर हम लोगों ने लिखा उसका सेक्शन साइज, नीचे लिखा पीस मार्क। ठीक है, इसको आइदर वे में चलेगा, मतलब ऊपर पीस मार्क दे सकते हो और बॉटम में आप लोग लोगे सेक्शन साइज। आपको प्लांट्स में कॉलम्स की सिर्फ एंड व्यू दिखते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम की आप लोगों ने क्या किया, पीस मार्किंग दे दी, मतलब आप लोगों ने उसको पॉइंट आउट उधर कर दिया। जब आप बीम को इनपुट कर देखो, बीम का इरेक्शन जब करते हो तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सेक्शन साइज, पीस मार्किंग, जब आप इरेक्शन जनरेट करते हो तो ये स्कैटर्ड रहती है। स्कैटर्ड मतलब क्या है कि एक दूसरे में इंटरफियर करेगी। तब इरेक्टर का काम क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एग्जैक्टली अच्छे वे में दिखाना। अब आप देखोगे कि जैसे आप लोग सोचो कि आपके पास 100 कार्ड्स है ना, 100 कार्ड्स है, आप किसी रूम का डेकोरेशन करते है ना, आपके पास पूरे डेकोरेशन के पत्ते या फिर बलून बिखरे हुए, आपका काम क्या है कि उनको उसकी प्रॉपर लोकेशन पर लगाना। ठीक है, तो सेम चीज है, जब आप इरेक्शन करते हो किसी सीक्वेंस का, तो डिटेलर ने क्या कर दिया, जितने भी पीसेस थे उनको डिटेल कर दिया, उनको शीट पे लोड कर दिया, उनको रिनेमिंग कर दिया। समझ में आया? अब जब रिनेमिंग हो गया है, जब इरेक्टर ने इरेक्शन को रीजनरेट किया, रीजनरेट करने के बाद क्या हुआ, ये जो शीट आपको इतनी प्रॉपर वे में दिख रही है ना, इस प्रॉपर वे में सबसे पहले वो नहीं रहती। क्या होता है, जो भी ये पीसमार्क्स है, ये सारे एक ही जगह पे, मतलब ये पूरी जगह पे स्कैटर्ड रहता है। ठीक है, तो इरेक्टर का काम होता है कि जो भी लाइन दिख रही है, जब सपोज ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये जो बीम दिख रहा है, इसका पीसमार्क और इसका सेक्शन साइज उसकी जगह पे आके रखना है ना। जो मतलब जो ढिगारा यहाँ पे पड़ा हुआ है जितना भी, उसमें से उठाना यहाँ पे रखना, यहाँ से उठाना यहाँ पे रखना, मतलब आसपास में रहता है, इतना बीच में नहीं रहता। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इधर ही कहीं पे 5-6 पीसमार्क, यहाँ पे जितने 4-5 बीम है, सबके पीसमार्क एक दूसरे में इंटरफेयर करते दिखेंगे आपको जब आप रीजनरेट करोगे। आपको क्या करना है, इरेक्टर को पीसमार्क को लेना है, उसके लेफ्ट हैंड में रख देना है, फिर सेक्शन साइज लेना है, उसके राइट हैंड में रख देना है। हर जगह पे आप लोग वैसे करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीन अप, इरेक्शन क्लीन अप। इरेक्टर का काम होता है इरेक्शन क्लीन अप करना, हर जगह पे आके पीसमार्क उसको लेफ्ट में रख दे, सेक्शन साइज को राइट में रख दे। अगर बीच में सपोज अभी यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन 15.6 1/2। अब जब इरेक्शन को जनरेट करते हैं ना, तो जनरेट करते टाइम क्या करते हैं, इरेक्टर लेता है, इस प्लान पे जाता है, 15 सपोज उस एलिवेशन पे रखेगा, 15.6 1/2 पे वो जाएगा और फिर इरेक्शन को रीजनरेट करेगा। तो जब वो रीजनरेट करता है उस एलिवेशन पे जाके, तो जितने भी ये पीसेस दिख रहे हैं, सपोज 15.6 1/2 पे सपोज 100 मेंबर है, 150 मेंबर में से 100 मेंबर 15.6 1/2 है, तो इरेक्शन क्या, इरेक्टर वाला क्या करता है, पहले 15.6 1/2 पे जाएगा, उस एलिवेशन पे जाके मॉडल को रुका लेगा, फिर इरेक्शन को रीजनरेट करेगा। रीजनरेट करने के बाद क्या हो जाता है कि जितने भी 100 मेंबर थे उनके लिए यहाँ पे एलिवेशन नहीं लिख के आएगा। क्यों नहीं लिख के आएगा, क्योंकि ये सारे पीसेस जो है वो 15.6 1/2 पे है। लेकिन सपोज कोई कोई पीस ऐसा रहेगा कि वो 15.6 1/2 पे नहीं है, सपोज उससे 2-2.5 इंच नीचे या फिर ऊपर है, तो जो भी बीम उस एलिवेशन पे नहीं है उसके लिए स्पेसिफिक एलिवेशन लिख के आएगा। समझ में आ रहा है कि जैसे इस पीस के लिए देखो, इस पीस के लिए एलिवेशन लिख के आया क्या, नहीं लिख के आया। क्यों नहीं लिख के आया, क्योंकि टॉप ऑफ स्टील क्या है उसका 15.6 1/2 है, इस पीस के लिए भी नहीं लिख के आया। लेकिन कंसिडर करो कि ये जो तीसरा बीम है उसका एलिवेशन मॉडल में क्या था, 15 फीट 7 इंच है मॉडल में। तो स्पेसिफिक इस बीम के लिए एक्स्ट्रा एक टाइटल, एक्स्ट्रा कैप्शन लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा, एलिवेशन लिख के आएगा, EL 15 फीट 7, 15 फीट 7 ऐसे कंसिडर करो, तो ऐसे लिख के आएगा। तो आपको क्या करना है, ये उठा के उसके सेंटर में रख देना। समझ में आया, ये रेक्टर का काम होता है। मतलब उसको समझ में आएगा कि ये जितने भी बीम्स है, ये बीम 15.6 1/2 पे थे और सिर्फ ये बीम जो है ये एलिवेशन 15 फीट 7 पे है। समझ में आया ऐसे। तो ये इरेक्शन क्लीन अप है। ठीक समझ में आई कि लेफ्ट में क्या रखना है, राइट में क्या रखना है, बॉटम में और टॉप में। ठीक है, और ये उसकी जनरल नोट्स होगी प्लांट की। अब ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जब आप मॉडल में काम करोगे, जब भी आपकी टूल ट्रेनिंग होने वाली है, टूल ट्रेनिंग में आपकी पहले कुछ 2 वीक्स आपकी मॉडल ट्रेनिंग होगी कि मॉडल में आपको ग्रिड कैसे डालनी है, फिर आपको मेंबर इनपुट कैसे करने हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग की स्टडी कैसे करनी है आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपकी 1.5 वीक की डिटेलिंग की ट्रेनिंग रहेगी कि जो भी पीसेस आपने डाले हैं, जो भी कनेक्शन किए हैं उस पीस को कैसे उठाना, उसको डिटेलिंग कैसे करनी, ये आपको सिखाया जाएगा। और आखिरी के जो 2 वीक रहेंगे उसमें आपको क्या रहेगा, इरेक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब इरेक्शन कैसी होती है, इरेक्शन में आपको कहाँ पे पीस मार्क रखने हैं, कहाँ पे एलिवेशन रखना है, किस व्यू पे जाके इरेक्शन को सेव करना है, ये चीज आपको सारी इरेक्शन ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे बेसिक रहता है।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो हर इरेक्शन शीट में आपको ये जो प्लान नॉर्थ है, जॉब नॉर्थ, ये आपको दिखाना जरूरी है, तब भी जाके वो प्लान को रीड कर पाएगा कि उसको प्लान को किस वे में पकड़ना है ना। जब उसके पास की इरेक्शन शीट जाएगी तो वो उस फील्ड पे जाके उसके नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा रहेगा और आपकी शीट को उस वे में रोटेट करके चेक करेगा कि अगर उसको रोटेट करके समझ में आए कि कौन सा भी नॉर्थ में डायरेक्शन में रहना चाहिए, कौन सा नॉर्थ की साउथ में रहना चाहिए, तभी जाके उसको चीज समझ में आएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब मैं जाता हूँ, आपको वो कुछ थंब रूल्स दिए थे उस वीडियो में, बच्चे वाले वीडियो में, हम लोग उस वीडियो में जाते हैं। ठीक है, आपको एबीएम समझ में आया था सब लोगों को? एबीएम का रिपोर्ट समझ में आया था कि एबीएम रिपोर्ट क्या होता है और डिटेलिंग में वो एबीएम की वैल्यू कहाँ पे आती है ना? अब मैं फिर से वीडियो लगा देता हूँ। Now, let's look at these erection drawings more specifically. One of अब the यहाँ most पे देखो, important items अब यहीं पे भी देखो, ये जो उसने इरेक्शन दिखाया हुआ है, इरेक्शन में देखो इसने on the erection drawing is by your company. Highlighted. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या दिया था, 31 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कस्टमर के लिए फीस मार्किंग सिस्टम अलग होती है। यहाँ पे ए बी दिखाई दे रहा है आपको, 31A 31B, ये सिर्फ आपको पॉइंट आउट करने के लिए। कभी भी देखो, अभी जितने भी हम लोग कस्टमर के लिए काम करते हैं, उनका क्या होता है कि आप बिम्स के लिए अगर फीस मार्किंग दे रहे हो तो उसकी फीस मार्किंग में बी होना चाहिए, है ना। अगर कॉलम की फीस मार्किंग कर रहे हो तो उसमें सी होना चाहिए। वीवी वर्टिकल ब्रेसेस की फीस मार्किंग कर रहे हो तो उसमें वीवी होना चाहिए। मतलब कैसे कि 500 की शीट में अगर आपने सीक्वेंस 5 पे आप काम कर दो, अगर पहली शीट पे आप लोगों ने कॉलम डाले, तो जो मैं कॉलम का फीस मार्क रहेगा वो कैसा रहेगा, 500B1, आइदर ऐसा रहेगा या फिर सॉरी 500C1, कॉलम है तो सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 500C1, या फिर कैसे होगा C500। समझ में आइदर वे में हो सकता है, मतलब एज पर फैब्रिकेटर स्टैंडर्ड, फैब्रिकेटर को सी पहले लिख के चाहिए या फिर सी बाद में, शीट नंबर के बाद में सी चाहिए या फिर शीट के पहले चाहिए। समझ में आया, आइदर C500 या फिर 500C, ऐसा। जैसे 500B1 या फिर B500, ऐसी चीजें। तो ये फीस मार्किंग होगी। तो भाई यहाँ पे भी उसने क्या किया, लेफ्ट साइड में फीस मार्क आया, सेक्शन साइज उसकी राइट में होना चाहिए। इसने सेंटर में दिखाई है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में दिखाते हैं, और सेंटर में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वैसे। अगर आप नोटिस भी करते हो तो देखो यहाँ पे क्या चीज आई है, 27A 27A 27 है। क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, मतलब ऑटोमेटिकली कंसिडर करता है कि अगर उसको मॉडल में सपोज आप लोगों ने कनेक्शन करने के बाद कुछ 3-4 पीसेस है, उनके सारे सब कुछ चीज सिमिलर, मतलब उसके एंड कनेक्शन सिमिलर है, उसके ऊपर लगे हुए मटेरियल सिमिलर है, मतलब एंड पॉइंट से लेके 10 फीट पे तीनों बीम्स पे सेम प्लेट लग रही है। समझ में आ रहा है? उनके एंड पे जो जितने भी एंगल लगे हुए थे उनकी साइज भी सेम है, उसमें लगे वाले होल भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पीसेस को कंबाइन करता है, आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती। जब आप मॉडल में काम करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसिडर करता है कि ये चीज सिमिलर है दूसरे चीज से। अगर उसमें सपोज ये एक बीम था W12/26, ये 12/26 का है, अगर यहाँ पे मेरे सपोज टॉप में 2 होल्स है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो पीस मार्क है ये 27A रहेगा, इसको 28A ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्कोरिंग पीस मार्क ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्कवर करता है कि ये पीसेस सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो वो कंबाइन कर लेगा, अगर सिमिलर नहीं है तो वो उनको अलग अलग रखेगा। समझ में आया ये चीज? अब इरेक्शन के कुछ This बेसिक is हम the beam लोग identification हम mark. लोग वो देखते हैं। It is a general rule in detailing that based on the left side. This is important when we see that this tells the ironwork this beam has a different type of connection at each end. Remember. अब देखो यहाँ पे देखो, आप अगर नोटिस करोगे तो जब आयरन वर्क कर रहे हो, देखो क्या भेजा हुआ है यहाँ पे, आप देखते हो तो S001 लिखा हुआ है, 14x159 का ये बीम लगा हुआ है ना। ये उसकी मेथड है शो करने की कि ये पीस कौन सा है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5-4। समझ में आया?
कि जब उसके पास आपका एबीएम रिपोर्ट गया था तो एबीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसने क्या किया, मटेरियल परचेस कर दिया और उस मटेरियल में देखो 5-4 ये लिख लिया। जब उसके पास डिटेल शीट जाएगी ये इस पीस मार्क की, और जिससे एबीएम नंबर 54 होगा, इस पीस को उठाएगा और इसको फैब्रिकेट करना स्टार्ट करेगा। इस वे से वो फैब्रिकेट करता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे Now, let's look at these erection drawings more specifically. It is a this beam has a different and it 20 on sheet E. Find the locations of these building. The girt elevation As a beginning detailer, the following rules of thumb will be helpful in preparing erection plans. Number 1. अभी देखो, जब भी इरेक्शन ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले इरेक्टर का काम हो रहेगा कि इरेक्शन मतलब एंकर रॉड की पहले इरेक्शन ड्राइंग बना, है ना। अब एंकर रॉड की इरेक्शन ड्राइंग में देखो क्या लिखा हुआ है, एंकर रॉड एंड इरेक्शन ड्राइंग आर यूजुअली मेड टू नॉट लेस देन 1/8 स्केल। अब जब भी आप इरेक्शन ड्राइंग बनाओगे तो इरेक्शन ड्राइंग कभी भी आप स्केल अप नहीं करोगे 1/8 से नीचे। क्यों नहीं स्केल करते हम लोग? क्योंकि आप 1/8 से नीचे स्केल करोगे तो ड्राइंग में वो क्लियरली नहीं दिखता। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग आती है उसकी स्केल अप भी देखोगे तो 1/8 से नीचे नहीं दिखेगी। आप उनकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखो, उसमें कितना क्लियर होता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको प्लांट में दिखाई देगी। ठीक है, मतलब आप अगर देखते हो, प्लान्स भी देखते हो, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर दिखाई देती है। तो इसलिए जब भी आप इरेक्शन को रीजनरेट करोगे या जनरेट करोगे तो वहां पे स्केल का ऑप्शन होता है कि आप 1/8 की स्केल रखना चाहते हो, 1/4 की रखना चाहते हो, तो ऐसे। तो आप जब इरेक्शन की ट्रेनिंग लोगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि प्लांट्स को किस स्केल में जनरेट करते हैं, सेक्शन साइज, अगर सेक्शन को आप बना रहे हो तो सेक्शन का कितने स्केल में रखा जाता है ना। जनरली हम लोग जब प्लांट्स बनाते हैं तो हम लोग 1/4 की स्केल रखते हैं, 1/4:1 ऐसी स्केल रखते हैं। मतलब अगर 1 फीट आपके मॉडल में इनपुट है तो आप जब उसको ड्राइंग में रेफर करोगे तो 1/4 की स्केल में रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब 1/4 अगर आप डायमेंशन लेते हो तो 1 फीट के नियरली इक्वल रहेगा ऐसा। तो वो होता है आपका पहला रूल कि आप 1/8 से नीचे नहीं जाने देते। ठीक है। Anchor rod and erection plans are usually made to not less than 1/8 inch scale. Details and sketches on the plans are made to a larger scale suitable for clearly showing the required information. Number 2. Various types of erection. अब देखो दूसरा जो होता है, हम लोग इरेक्शन में क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ इरेक्शन ड्राइंग फॉर द स्ट्रक्चरल फ्रेम कंसिस्ट ऑफ। कौन कौन से रहेंगे? आपको फ्लोर प्लान्स रहेंगे, रूफ प्लान्स रहेंगे, या फिर एलिवेशन भी। अब इरेक्शन मतलब क्या है कि जो भी मॉडल में आपका इनपुट है, जितना भी मॉडल में मेंबर्स है, वो आपके शीट में दिखना चाहिए, है ना। मतलब डायरेक्टर को हेल्प आउट होना चाहिए कि कौन सा पीस कहाँ पे जाके लगने वाला है। तो उसके लिए आप कौन से व्यूज लेते हो जिससे डायरेक्टर को इजी रहेगा कि पीस को लगाना, फील्ड में जाके लगाना। तो उस हिसाब से आपको ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी। अगर प्लांट्स में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो बेटर है। मतलब अगर प्लांट्स में जितनी इंफॉर्मेशन आप शो कर सकते हो कौन सा पीस कहाँ पे लगने वाला है तो बेटर ही है। लेकिन अगर कुछ कुछ पीसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेसिंग व्यू, वो ब्रेसिंग व्यूज आप प्लांट्स में नहीं देखा सकते, उसके लिए आपको एलिवेशन व्यू लेना पड़ेगा। तो एलिवेशन व्यू आपके लिए उसको अलग ड्राइंग बनानी पड़ेगी, है ना, एलिवेशन व्यू की। तो देखो जब आप इरेक्शन ड्राइंग बनाते हो तो इरेक्शन ड्राइंग कौन कौन सी होती है? फ्लोर प्लान्स की एलिवेशन ड्राइंग रहेगी, मिसलेनियस की इरेक्शन ड्राइंग रहेगी, फिर कौन सी एलिवेशन व्यूज रहेंगे, ब्रेसिंग के लिए सपोज ब्रेसिंग तो उसके लिए एलिवेशन की ड्राइंग्स रहेंगी। फिर सेक्शन कट अगर है तो सेक्शन कट के लिए सेक्शन ड्राइंग रहेगी। तो नंबर ऑफ टाइप्स के आपके इरेक्शन ड्राइंग रहेंगे। कौन कौन से? फ्लोर प्लान, मिसलेनियस प्लान, फ्रेमिंग प्लान, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन व्यूज एंड सेक्शन व्यूज, ये सारे नंबर ऑफ ड्राइंग्स आपके इरेक्शन में रहने वाली। Section drawings for the structural frame consist of floor plans, roof plans, direction taken. अब देखो नंबर कौन सा है? 4 नंबर का। जैसे ऑन एन एलिवेशन व्यू और बिल्डिंग सेक्शन नोट द डायरेक्शन टेकन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब ग्रिड लाइन 1 है, ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको। अब ये आपका मॉडल था, करेक्ट, ये ग्रिड लाइन है और इस ग्रिड लाइन पे क्या था, यहाँ पे 2 कॉलम लगे,
और इन 2 कॉलम के बीच में आपका ये बीम था, करेक्ट, और इस बीम के नीचे आपकी ब्रेसिंग लगी हुई है। अब क्या है कि प्लांट्स में तो ये चीज नहीं दिखा सकते कि नीचे कौन सी ब्रेसिंग लगी है ना। तो क्या हुआ कि आप लोगों ने इरेक्शन बनाया, कैसे, आपने इस तरह से काटा, आप उस ग्रिड पे गए और इस तरह से आप लोगों ने सेक्शन लिया। तो जब आपने सेक्शन लिया और सपोज ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, जॉब में आप लोगों ने मॉडल में नॉर्थ डायरेक्शन सेट करके रखी इस साइड से। अब क्या है कि जब मैं बॉटम से लेकर टॉप में देख रहा हूँ तो किस साइड से देख रहा हूँ, लुकिंग नॉर्थ पे देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ये ग्रिड लाइन 1 है, ठीक है, और ये ग्रिड लाइन सपोज ए हो गई और ये होगी मेरी बी, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे कंसिडर करो। अब जब मैं देख रहा हूं तो क्या लिख रहा है, पार्शियल इलेवेशन व्यूज ऑन अ ग्रिड लाइन 1, ठीक है, इन बिटवीन ग्रिड लाइन ए एंड बी, इस तरह का मेरा इलेवेशन व्यू है। लुकिंग, अब कौन सा है, लुकिंग नॉर्थ। अगर मैं इस साइड से देखता तो क्या हो जाता, लुकिंग साउथ, ठीक है। तो जब आप लोग इसका इरेक्शन बनाओगे, तो जब मैंने ऐसे इरेक्शन बनाया तो देखो, जब मैं इस साइड से काट रहा हूँ, लुकिंग नॉर्थ से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी ग्रिड लाइन कौन सी दिखेगी आपको, ग्रिड लाइन ए दिखेगी, और यहाँ पे कौन सी ग्रिड लाइन दिखेगी, ग्रिड लाइन बी। और यहाँ पे क्या लिख के आएगा, पार्शियल इलेवेशन एट लाइन 1, समझ में आया। और यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी लिख के नहीं आएगा, ये एक तरह का काम होता है कि जब ये ड्राइंग जो भी सुपरवाइजर रहेगा फील्ड में, उसके हाथ में अगर जाती है तो उसको समझ में आएगा कि जब वो फील्ड पे खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो खड़ा है ना, तो उसको क्या करना है, ड्राइंग कैसे रीड करनी है, ये हम लोग उसको बता रहे हैं, ठीक है, जो भी सुपरवाइजर। तो वो कैसे रीड करेगा, नॉर्थ में खड़ा रहेगा और ग्रिड लाइन ए और बी के बीच में ग्रिड लाइन 1 पे चेक करेगा कि बीम को कैसे प्लेस करना है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो कैसे रहेगा, यहाँ पे पार्शियल इलेवेशन एट लाइन 1 लुकिंग साउथ, यहाँ पे लुकिंग साउथ लिख के आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, फिर यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन बी दिखेगी और यहाँ पे ग्रिड लाइन ए दिखेगी, समझ में आ रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इरेक्शन ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजें, और वो कैसे इजी वे में बता रहे हो। क्योंकि क्या है ना, इरेक्शन ड्राइंग का मीनिंग क्या है कि आप सुपरवाइजर जो भी इरेक्टर में मतलब शॉप फील्ड पे काम कर रहा है उसको इजी वे में बता रहे हो कि जो भी चीज मैं भेज रहा हूँ आपको, या फिर जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, आपको हमारी ड्राइंग पढ़ के उन चीज को कैसे लगाना है, समझ में आया। ये इजी वे में आप उसको बता रहे हो। क्योंकि देखो इरेक्टर जो भी है वो कोई ऐसा इंजीनियर बंदा या फिर कोई ऐसा बंदा नहीं रहता है ना, जो भी रहते हैं वर्कर्स होते हैं, उनको क्या होता है, जो भी चीज उसके सामने पड़ा है उसको लेना है, उसको लगाना है। अब सोचो कि आपकी डायरेक्शन आपने अगर यहाँ पे गलत लिख दिया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे नॉर्थ है, अगर आप सोचो ग्रिड लाइन ए और ग्रिड लाइन बी के बीच में खड़ा है ग्रिड लाइन 1 के ऊपर, ठीक है, और आपने बोला कि ये इलेक्शन व्यू, आपने उसको इलेक्शन ड्राइंग में भेजा और यहाँ पे लिखा है लुकिंग नॉर्थ लिखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लुकिंग नॉर्थ लिखा है तो सही है, अगर यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर दिया, लुकिंग साउथ कर दिया और इसी वे में आपने सेक्शन काटा है, तो क्या करेगा वो, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो लुकिंग साउथ देखेगा, वो उस साइड से मतलब वो इस जगह पे खड़ा रहेगा, तो वो बंदा इस जगह पे खड़ा रहेगा और वो क्या करेगा, इस व्यू में देखते रहेगा, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, लुकिंग साउथ लिखा हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो इरेक्शन वाले को क्या बोलते हैं, जब वो क्रेन वाले को बताएगा कि उसको पीस को कैसे रोटेट करना है, पीस को रोटेट करके वो लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पीस लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों जो एंड रहेंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे ड्यू टू आपकी इरेक्शन ड्राइंग, क्योंकि आपने उसको गलत बताया, समझ में आया। वो जब पीस नहीं लगेगा तब जाके उसको समझ में आएगा कि ये चीज गलत है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप सेक्शन काटते हो प्लांट पे, या फिर जब भी आप इलेक्शन ड्राइंग भेजते हो क्रिएशन की, तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करनी है कि आप लोगों ने जो व्यू काटा है वो सही वे से काटा है या नहीं काटा है, या फिर आप लोगों ने जब नाम दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया। कभी कभी आप सोचो कि आप लोगों ने ग्रिड लाइन ए बी सी, ये ग्रिड लाइन सी यहाँ पे आई, आप लोगों ने इलेक्शन व्यू काटा है ग्रिड लाइन ए और बी के बीच में, ठीक है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे पीसेस जो दिख रहे ग्रिड लाइन, यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है, ठीक है, और आप लोगों ने प्लान में जब इलेक्शन व्यू मार्कअप किया, इन दोनों के बीच में मार्कअप किया, तो इससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आप जब सेक्शन मार्किंग करते हो तो वो सेक्शन मार्किंग का जो पॉइंटर है वो सही जगह पे प्लेस करना, ये भी एक टेक्निकल मतलब ये भी एक टर्म है, ठीक है। मतलब आप कोई कहीं पे भी पॉइंटर नहीं कर सकते, आपने जहाँ पे सेक्शन काटा है वहीं पे उसका पॉइंटर होना चाहिए, जिस वे से या फिर जिस डायरेक्शन से काटा है उसी डायरेक्शन में आपका पॉइंटर दिखना चाहिए।
पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखना। such as looking west. Number 5. When the details or clearances require a certain sequence of erection, the erection plans should अब ये देखो, ये 5वां रूल है, when the details or clearance require a certain sequence of erection, the erection plan should indicate the procedure required. इसका मीनिंग क्या है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप लोग बेचते हो तो इसका भी एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले वो कौन सा बीम लगाएगा, फिर कौन सा बीम, है ना। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब ये कैसी है, ग्रेड लाइन थी ना मेरी, ऐसे कुछ ग्रेड लाइन थी, यहाँ पे मेरे कॉलम्स थे, इंटरसेक्शन पे मेरे सारे कॉलम्स आने वाले और बीच में मेरे ये बीम्स लगने वाले, करेक्ट। ऐसे ये मेरे बीम्स लगने वाले, ये कुछ बीम्स बीच में भी आ रहे हैं, और सपोज यहाँ पे भी कुछ बीम्स लगने वाले थे, ऐसे करते थे। और यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ब्रेसिंग भी लग रही है बीच में, ऐसे ब्रेसिंग लग रही है। अब कि अगर कुछ कुछ जगह पे क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग उसको बोलेंगे कि सबसे पहले कॉलम को वो इरेक्शन करे, सबसे पहले कॉलम को फील्ड पे लगाए, उसके बाद उसको बीम को लगाना है, ये बीम्स को, चारों बीम्स को पहले लगा लेगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, फिलर बीम्स को लाएगा और फिलर बीम्स को फिर वो कनेक्शन करना चालू करेगा फील्ड पे। अब उनके बीच में क्या करेगा, ये बीम्स लग गए, उसके बाद में फिर ये छोटे छोटे बीम्स है, उनको लगाना वो फील्ड में लगा चालू कर देगा। अब क्या हो जाता है, सोचो कि उसको ये ब्रेस लगाने, है ना। तो ये ब्रेस लगाने के लिए सबसे पहले उसके ये जितने भी साइड वाले मेंबर थे या फिर जितने भी गर्डर बीम थे ये लगने चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब जब तक ये गर्डर बीम्स नहीं लगते तब तक जाके ये जो बीच वाले मेंबर थी ये नहीं लग सकते, है ना। तो सीक्वेंसिंग का प्लान रहेगा या फिर सीक्वेंसिंग का स्पेशल प्रोसीजर है कि सबसे पहले गर्डर लगाना है, फिर जाके उनको ये बीच वाले बीम से तभी लग सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अभी यहाँ पे क्या है, बहुत कम एरिया बचा हुआ है, तो क्या रहेगा कि यहाँ पे मेरा कोई बीम लग रहा है, ऐसे बीम लग रहा है ना कॉर्नर में, तो क्या है कि ये दोनों बीम उसने पहले लगा दिए तो ये बीच में ये बीम नहीं लग पाएगा क्योंकि वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर उसको मेंबर को इस मेंबर को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए उसके पास प्रॉपर जगह नहीं, तब हमको उसको नोट देनी पड़ेगी, एक स्पेशल नोट डालनी पड़ेगी। क्या नोट डालेंगे हम लोग कि इसका पिछला सपोज 100 है, इसका 101, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, और इसका 102 है, तो अब हम उसको क्या नोट डालेंगे कि डू नॉट इंस्टॉल 101 पीस, ठीक है, एज 102 पीस कैन नॉट बी इंस्टॉल फर्स्ट। तो उसको बोलना पड़ेगा कि प्लीज इंस्टॉल 100 देन 102 एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग 102 इंस्टॉल 101। समझ में आया? क्योंकि इससे उसका टाइम भी बचेगा और उसकी मेहनत भी बचेगी। तो ऐसे अगर स्पेशल कंडीशन से कहिए कि सबसे पहले ये पीस लगाना है उसके बाद जाके दूसरा पीस लगाओ, अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ रही है तब जाके हमको ऐसी नोट डालनी पड़ेगी। समझ में आया चीज, है ना। अगर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन आ रही है कि जहाँ पे पीस नहीं लग सकता या फिर इस पीस लगाने के लिए पहले उसको दूसरा पीस लगाना पड़ेगा, तब हमको उसको स्पेशल नोट्स डालनी पड़ती है। अदरवाइज उनकी कॉमन प्रोसीजर होती है कि सबसे पहले वो कॉलम्स को इंस्टॉल कर देंगे, बीच में वो गर्डर्स को करेंगे, गर्डर्स होने के बाद वो फिलर बीम्स को कनेक्शन करना चालू करते हैं। ये उनकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर छोड़ के कोई एक स्पेशल कंडीशन आ रही है, उस कंडीशन के लिए हमको स्पेशल नोट देनी पड़ेगी। ठीक है, should indicate the procedure required. Number 6. Without shifting supporting members from their final positions in the structure. If this is impossible, place a note on the erection plan calling the erector's attention to this situation. ये सेम नोट है कि अगर किसी मेंबर को, देखो यहाँ पे सेम लिखा है, डिटेल्स शुड बी अरेंज सो दैट मेंबर्स कैन बी इरेक्टेड विदाउट शिफ्टिंग सपोर्टिंग मेंबर्स फ्रॉम देयर फाइनल लोकेशन, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि वीडियो में जब उसने कॉलम लगाए थे तो कॉलम के जो एंकर बोल्ट थे उसने टाइट नहीं किए थे, है ना। आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो उसमें क्या बोला था उन्होंने कि दे डू नॉट टाइटन द एंकर बोल्ट अंटिल द मेंबर, मतलब जो भी उस पे लगने वाले मेंबर थे उनका कनेक्शन फाइनल नहीं हुआ हो, है ना। क्योंकि जब तक वहां पे बीम नहीं लगा रहता तब तक वो उनके एंकर बोल्ट को टाइट नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं मिलता। आप लोगों ने बताया कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग में काम करते हैं तो अंडर का भी एरर बहुत ही हम लोग ध्यान रखते हैं। तो क्या होता है कि इजी इरेक्शन हो जाए इसलिए वो क्या टाइट नहीं करते।
कभी कभार जरूरत पड़ेगी कॉलम्स को थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है मेंबर्स को प्लेस करने के लिए, तो उनके पास वो क्राइटेरिया होता है कि थोड़ा सा टिल्ट करवा दे। जब उसके बाद वो बीम को लगा देगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 2D, मतलब सपोज ये है उसका कॉलम है ना, ये कॉलम है, अब ये इस कॉलम के बीच में कोई बीम लगने वाला था, करेक्ट। अब क्या है कि उसने टाइट अप ये जो एंकर रॉड से इनको टाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे बीम को जब लगाना था तब इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा वो टिल्ट करवा सकता था। समझ में आ रहा है? थोड़ा टिल्ट हो सकता है। विद टिल्ट कैसे होगा कि एंकर रॉड को उसने यहाँ पे जो बोल्टिंग थी उसको उसने टाइट अप नहीं किया। जब बीम को कनेक्शन हो जाएगा तब क्या कर लेगा, जब कनेक्शन हो जाएंगे चारों बे के कनेक्शन जब हो जाएंगे, 3D व्यू में दिखा देता हूँ आपको, ये 4 कॉलम है ना, जब ये चारों बीम्स कनेक्ट हो जाएंगे, इसके बीच में जब फिलर बीम्स भी कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे समझ में आ रहा है, फिर जाके बाद में इन कॉलम के एंकर रॉड को वो टाइटन करना चालू कर लेगा। जब ये टाइट हो जाएंगे तो क्या है, ये पूरा बे फाइनल हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा तब तक इसको टाइट नहीं करते। अब क्या है कि आप खुद सोचो कि यहाँ पे सपोज ये बीम को फिट करना है, तो so that members can be erected without shifting supporting members from their final position. और एक चीज, अभी सपोर्टिंग और सपोर्टेड दो चीजें आती है। ये सपोर्टिंग मेंबर एंड सपोर्टेड मेंबर, आप ये दो वर्ड सुनोगे। सपोर्टिंग मेंबर मतलब कौन सा है? किस मेंबर पे आप अटैच कर रहे हो। अभी ये जो बीम है, ये बीम मेरे गर्डर पे मैं अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा सपोर्टिंग हो गया और ये मेरा सपोर्टेड हो गया। समझ में आया दोनों टर्म्स? सपोर्टेड बीम किसको कहेंगे, सपोर्टिंग बीम किसको कहेंगे? क्योंकि आप बातें करोगे इरेक्शन, मतलब जब भी आप टेटरिंग टीम में काम करोगे तो जब बातें करते हो आप लोग कैसे करते हो कि ये जो बीम है, सपोज इसका पीस मार्क है 100 V1, इसका है 100 V2। 100 V1 इज अ सपोर्टेड बीम एंड सपोर्टिंग बाय 100 V2। समझ में आया? दोनों वर्ड समझ में आए होंगे, है ना, सपोर्टेड एंड सपोर्टिंग, सपोर्टिंग बीम ऐसे। Number 7. When the finished elements of the structural steel or portion of the structural steel is an issue, placing the field bolt heads on the exposed. अभी देखो क्या होता है कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती है कि जहां पे उनको बोल्ट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए ये भी होता है ना। मतलब अभी सपोज आप बिल्डिंग में काम, मतलब कोई भी मॉल जा रहे हो, कई जगह पे मॉल्स में आपको स्टील ओपन आइस से दिखता है, मतलब उसको कवर नहीं किया जाता। तो क्या है कि जब अपीयरेंस पर्पस के लिए भी आपको नोट दी जाती है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग जब रीड करोगे तो वहां पे लिखा जाता है कि प्लेस द बोल्ट हेड ऑन अ वन साइड, मतलब जितने भी कनेक्शन आप देखते हो, है ना, तो सारी बोल्ट साइड जो रहेगी वो एक ही साइड में रहनी चाहिए, बोल्ट एक साइड में, नॉट दूसरी साइड में, जितने भी बीम्स आपके प्लेस हो रहे हैं। ऐसे सपोज मेरे ऐसे बीम्स प्लेस हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ बीम्स मेरे अगर ऐसी है बिल्डिंग्स में, ये ऐसे बीम्स है, तो उसकी एक नोट क्या रहेगी कि जो भी आप बोल्ट इनमें प्लेस करोगे, ये बोल्ट्स उनके जो हेड्स रहेंगे वो एक ही साइड में रहेंगे, ऐसे एक ही साइड में। जनरली ये इरेक्टर को हम लोग नोट नहीं देते क्योंकि इरेक्टर उसके हिसाब से ये कर लेता है, लेकिन कोई बिल्डिंग ऐसी होती है कि जहां पे इतनी मैनुअल चीज भी उसको देखनी पड़ती है, मतलब उसका अपीयरेंस भी उसको चाहिए, मतलब अपीयरेंस भी वो कंसिडर करता है कि जो भी बोल्ट वो देगा तो बोल्ट की साइड एक ही चाहिए, क्यों? अपीयरेंस पर्पस के लिए। तो ऐसा अगर ऐसे स्पेशल नोट आपकी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में कहीं दी हुई है तो आपको इरेक्शन ड्राइंग में ये नोट डालनी जरूरी है कि बोल्ट के हेड कहाँ पे चाहिए, बोल्ट के नट किस साइड में चाहिए। ऐसा अगर नहीं दी हुई तो आपको लिखना जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट में ये कंडीशन होती है, सारे प्रोजेक्ट्स नहीं होता ऐसे। Side is desirable. In this case, place on the erection plan Generally, such adjustments shall be made in the connections, utilizing slots, oversized holes, shims, etc. These adjustments are always shown on the detail drawings and are often अब ये जो चीज बताई है कि मिनिमम जो भी एडजस्टमेंट है वो भी आपके ड्राइंग में दिखनी चाहिए। अभी क्या है कि जब आप लोग कनेक्शन करते हो, अभी कैसा है, जब हम लोग बिल्डिंग पढ़ेंगे, बोल्टिंग पढ़ेंगे या फिर कुछ चीजें देखेंगे, अब क्या होता है ना, आपने प्लान्स में देखा कि प्लान्स में आपको क्या चीज दिख रही थी, सिर्फ बीम्स के सेक्शन साइज, पीस मार्किंग, है ना, वही चीज दिख रहा था। उसका एक क्या बोलते हैं, स्केलेटन व्यू दिख रहा था आपको, है ना, सिर्फ
मेंबर लाइन व्यू दिख रहा था। लेकिन क्या है कि अभी आप सोचो कि जब कॉलम पे कनेक्शन हो रहा है, एक कॉलम है उसके ऊपर 2 बीम्स लग रहे हैं, अब ये कनेक्शन कैसे समझ में आएगा कि नंबर ऑफ बोर्ड्स कौन से है क्या है? तो उसके लिए आप लोग ब्लो अप लेते हो, जैसे सेक्शन व्यू मैंने बताया कि सेक्शन व्यू आप लोग वहां पे कट करो, तो उस सेक्शन व्यू में अगर कुछ स्पेशल प्रोसीजर है कि वहां पे कौन से नंबर का बोल्ट यूज हो रहा है, 3x4 डाया का बोल्ट यूज हो रहा है क्या, या फिर वहां पे कोई फील्ड बिल्डिंग लगने वाली है, ये कहाँ पे जाके समझ में आएगी? सेक्शन व्यू में, मतलब सेक्शन की जो ड्राइंग रहेगी उसमें समझ में आएगी कि यहाँ पे सेक्शन कट है। मैंने आपको वो ड्राइंग दिखाई क्या, एक बार दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर नोटिस करते हो, यहाँ पे देखो आप लोगों ने ये मार्कअप किए हुए है ना, तो ये मार्कअप में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर शीट E1006। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ब्लॉक लिया। ब्लॉक मतलब क्या है कि इसके लिए आप इस शीट पे रेफर करो E1006 पे, तो E1006 पे आपको पता चलेगा कि इस एरिया में एग्जैक्टली क्या लग रहा है। जैसे ये चीज देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 1 का मीनिंग अगर वो देखता है तो 1 में नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 में indicates number of 3x4 into 3 1/2 long headed shear studs। या फिर यहाँ पे देखो फॉर मिसलेनियस प्लान, मतलब ये जितने भी नोट्स थे ये नोट्स लिखे हुए। भाई देखो यहाँ पे 5 नंबर पे हमने 1 लिखा हुआ था, 1 मतलब इंडिकेट्स 1 इंच डाया E25N कनेक्शन बोल्ट, मतलब यहाँ पे 1 नहीं लिखा था तो यहाँ पे नॉर्मल 3x4 डाया के कनेक्शन बोल्ट वो यूज करेगा, और जहां पे मैंने 1 को पॉइंट आउट किया हुआ है वहां पे क्या करेगा, 1 इंच डाया का वो बोल्ट यूज करेगा। समझ में आया? ऐसे मतलब कुछ जगह पे स्पेशल नोट्स आपको डालने पड़ते हैं। Shown on the erection plans. When shown on erection plans, be sure steel as architect. अभी कुछ स्टील के लिए AASS रिक्वायरमेंट आती है आपको, अगर जॉब आपका पेंटेड है, नो पेंटेड है, आपको ड्राइंग्स में दिया रहे। अगर वो पेंटेड है तो हम लोग क्या करते हैं, डिटेल ड्राइंग्स में मैंने जैसे आपको दिखाया डिटेल ब्लॉक में, हम लोग वहां पे पेंट लिख के देते हैं हर ड्राइंग पे। अगर नो पेंटेड है तो वहां पे नो पेंट लिख के जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि जहां पे AASS की रिक्वायरमेंट रहती है। AASS मतलब क्या है, आर्किटेक्चरली एक्सपोज स्ट्रक्चरल स्टील, मतलब कैसा कि जो सामने से दिखाई देगा। अभी कुछ बिल्डिंग से क्या होता है, जैसे आप लोगों ने म्यूजियम देखा होगा है ना, आयरन का म्यूजियम होता है कोई ऐसे, तो यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ सिर्फ आपको सामने से पूरा स्टील दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन रहेगी जहां पे आपको AASS के स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, तो वहां पे AASS की, जहाँ पे टाइटल ब्लॉक है वहां पे AASS के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको वहां पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर AASS जॉब है तो आपको पता चलेगा ही जब आप काम करोगे जॉब में, तब अभी आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। Architectural components. The steel used in this fashion, steel or installed studs are part of the fabricator's contract. Provide diagrams हम लोग बाद के मॉडल में देखेंगे स्टड होता क्या है, कैसे होता on the plans showing locations of field lines, the weight of which should contrast markedly with. अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइन वर्क रिप्रेजेंटिंग फ्रेमिंग शुड बी शोन विद अ फर्म ब्लैक लाइंस, द वेट ऑफ व्हिच शुड कॉन्ट्रास्ट मार्केडली विद द सेंटर एंड डायमेंशन लाइन। क्या होता है ना, जब आप इरेक्शन करते हो तो वहां पे आपके पास सेटअप में लाइंस विड्थ के इंफॉर्मेशन के लिए ये होती है, वैल्यूज होती है। मतलब आप लोग लाइंस की विड्थ को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आप लोग अगर वैल्यू डालते हो 001 तो उसकी थिकनेस कम रहेगी, 002 डालते हो थिकनेस ज्यादा रहेगी। लाइन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इरेक्शन प्लान देखोगे तो इरेक्शन प्लान में जो मेंबर लाइंस थी वो डार्कन थी, फिर जो डायमेंशन लाइन थी वो क्या थी, वो ज्यादा डार्क नहीं थी, वो सॉफ्ट लाइंस थी, है ना। ये कैसे सेट हुआ, ये आप लोगों ने सेटअप में ही इंफॉर्मेशन डाली थी कि अगर मेंबर लाइन है उसकी डार्क लाइन आनी चाहिए, डार्क ब्लैक लाइन आनी चाहिए। अगर डायमेंशन लाइन है तो वो कैसे आनी चाहिए, डार्क नहीं आनी चाहिए, वो ग्रे लाइन आनी चाहिए, ऐसे। तो आप लोग इनको सेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप लोगों ने सपोज सबके लिए सेम वैल्यू डाल दी, है ना, मेंबर लाइंस के लिए भी सेम वैल्यू, डायमेंशन लाइन के लिए भी सेम वैल्यू। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब आप इरेक्शन ड्राइंग को रीजनरेट करोगे या फिर उसको मतलब पीडीएफ में जब आप देखोगे तो पीडीएफ में सारी लाइंस आपको सेम दिखेगी। समझ में आया? तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कंफ्यूज हो जाएगा जो इरेक्शन वाला है कि सारी लाइन सेम है तो मेंबर लाइन कौन सी है ना, या फिर डायमेंशन लाइन कौन सी। इसीलिए लाइन वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है। Center and dimension lines. Condition. तो ये मेरे थे थम्स रूल कुछ। Now, let's look at these erection drawings. तो यहां तक मॉडल 2C था। आपने मॉडल 2A, 2B एंड 2C सब कुछ पढ़ लिया, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी 2A, 2B, 2C में।
है ना। 2A में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग रीड करना देखा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं। 2B में हम लोगों ने देखा कि ड्राइंग्स कैसी होती है। 2A में हमने शिप्स पढ़े। 2B में हमने कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग रीड करना स्टार्ट किया, और 2C में हम लोगों ने एबीएम एंड एंकर बोर्ड ये चीज चेक की, बराबर। तो ये सारी चीजें सबको समझ में आई, ये बेसिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे टेक्निकल्स में, बोल्टिंग मतलब कनेक्शन डिजाइन। कनेक्शन किस टाइप के कनेक्शन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग। अभी तो 8:30 बज गए, इसलिए मैं अभी कंटिन्यू नहीं करता। तो कल हम लोग उसको बोल्टिंग पढ़ेंगे, और बोल्टिंग के बाद हम लोग वेल्डिंग देखेंगे, ठीक है। 2A 2B 2C में कोई क्वेश्चन है नहीं ना? कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे बता देना कल के वीडियोस में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपके जो भी क्या बोलते हैं व्यूज है या फिर ओपिनियंस है, वो आप एचआर से बात कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग कुछ भी होता है, समझ में आता है नहीं आता है, ठीक। बस मैं यहीं पे सेशन खत्म करता हूँ, और इसकी वीडियो जो है अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू।